Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 10 of science, motion and measurement of distances. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था और ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड डिस्टेंस एंड लेंथ क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, फिर कुछ मेजरमेंट के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी एंड रूल्स बताए थे यूनिट्स को लिखने के लिए, फिर मोशन के बारे में बताया था मोशन क्या होता है एंड कुछ मोशन के टाइप्स के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी। 4 टाइप्स ऑफ मोशन हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कवर कर लिया था। सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। इन एशियन टाइम मैन यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन हिज बैक और ऑन द बैक ऑफ सम अदर एनिमल्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ करते थे, या तो फुट पे जाते थे या लोग पैदल चल के जाते थे या चीज़ों को अपने बैक पे कैरी करते थे या कुछ एनिमल्स के बैक पे कैरी करते थे। इस तरीके से चीज़ों का क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था। फिर ये चेंजेस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा चेंज कब आया? बाय द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, व्हील्स यानी जो चक्के होते हैं, जब उनका इन्वेंशन हुआ तो चीजें कैरी करना काफी इजी हो गए एंड बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और इसके स्टीम इंजन के हेल्प से भी ट्रांसपोर्टेशन में काफी मदद हुई। ठीक है, अब आपका आता है नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स एंड स्टैंडर्ड मेजर्स। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स क्या होते हैं? मतलब कुछ ऐसे मेजर्स जिनमें हम नापने के लिए यूज किए जाते हैं पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने इन सारी चीजों का ओवरव्यू दिया था, आज इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपके लेंथ हो गए स्टेप्स के, फुट स्टेप्स हो गया, आर्म्स हो गया, हैंड स्पैन हो गए, फिंगर हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देयरफॉर द डिस्टेंस मेजर्ड विद देयर हेल्प इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। इसीलिए जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन सारी चीजों के मदद से, ये रिलायबल नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेप्स, आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स। ओके, so these methods are therefore called non-standard measures। इसीलिए इन methods को क्या कहा जाता है, non-standard measures कहा जाता है। फिर आपका आता है स्टैंडर्ड मेजर्स। स्टैंडर्ड मेजर्स आर द मेजर्स दैट आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नोन एज स्टैंडर्ड मेजर्स। तो स्टैंडर्ड मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। And scientists use these methods and they adopted the international system of units which we call SI unit। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि इन अक्टूबर 1960 द 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स अडॉप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स is the set of units to maintain uniformity all over the world। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1960 अक्टूबर में जो 12th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर्स के ऊपर, उन लोगों ने क्या किया था, एक इंटरनेशनल सिस्टम अडॉप्ट किया था सिस्टम्स का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में SI यूनिट भी बोलते हैं। ये ऐसे यूनिट्स का सेट होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म होती हैं, सेम होती है। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर इंडिया में कोई उस यूनिट का मेजर करके कोई चीज नाप रहा है और कोई चीज अमेरिका में, तो दोनों में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, दोनों में जो मेजर होगा सेम होगा। वहीं पे मान लो कोई आप ही यही सिर्फ इंडिया में ही कंसिडर कर लो ना, कोई एक हाथ से नाप रहा है, कोई दूसरा इंसान दूसरे हाथ से नाप रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड मेजर है। ये डिफरेंट पीपल के डिफरेंट, आपका डिफरेंट पीपल का डिफरेंट हैंड स्पैन होता है, डिफरेंट लेंथ होती है, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन रिलायबल होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं हम। तो मीटर, अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, लेंथ के लिए डिफरेंट एसआई यूनिट होती है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेंथ के लिए आपकी एसआई यूनिट मीटर होती है एंड मास दैट इज वेट के लिए किलोग्राम होता है एंड टाइम के लिए सेकंड होता है। तो मीटर इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एंड द सिंबल ऑफ मीटर इज एम। और मैंने ये भी बताया था कि इन यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, दूसरा इट इज नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, इनके बाद में फुल स्टॉप लगाना जरूरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये किसी सेंटेंस के लास्ट में ना हो। थर्ड, इट इज ऑलवेज इन दी स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ये स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स में आपको मिलेंगे। तो
मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ और मीटर की यूनिट क्या होती है, स्मॉल एम होती है। ये आपको मीटर स्केल दिया गया है। तो ईच मीटर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। तो हर एक मीटर जो होता है आपके, एक मीटर में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। तो ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर। तो इनडायरेक्टली इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 1 मीटर आपके 100 इक्वल इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं, और उसमें हर एक डिवीजन को क्या कहा जा रहा है, सेंटीमीटर का कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। वहीं पर अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो हर एक सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन में उसको डिवाइड किया गया, और जो 10 इक्वल डिविजन है उसके एक डिवीजन को हम मिलीमीटर का नाम दिया गया है। तो इससे क्या समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये चीजें आई हैं, ठीक है। For measuring large distances, meter is not a convenient unit. Therefore, we define a larger unit for length, and it is called किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, ये जो मीटर होती है ना, ये एसआई यूनिट तो होती है लेंथ की, पर लार्ज डिस्टेंसेस, ज्यादा दूरी को नापने के लिए हम मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं होती, हम मीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लार्जर डिस्टेंसेस को या लार्ज लेंथ को नापने के लिए हम लार्ज यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किलोमीटर। और एक किलोमीटर 1000 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होती है, जिसका एक डिवीजन इज नोन एज 1 मीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो ये आपको ना चीजें याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आपको न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे चीजें सॉल्व करने के लिए, तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है यूनिट्स, काफी काम आएंगे आगे। सिंपल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, तो अब देखो सिंपल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। ये ऐसी यूनिट्स होती है दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस आर द मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के जो मल्टीपल्स होते हैं उस वो किस लिए यूज किए जाते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया। तो 1 डेका मीटर is equals to 10 meter, and 1 hectometer is equals to 100 meter, and 1 kilometer is equals to 1000 मीटर। तो आप देखोगे इसमें कि डेकामीटर में क्या हो रहा है, डेका से जब डेका हेक्टो किलो, इसको ना आप सीरीज में लर्न कर लो। तो इससे आपको क्या हो रहा है, 10 10 का इंटू हो रहा है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, एंड 10 इंटू 10 100 मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, एंड 100 इंटू 10 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो आप इस सीरीज में आप लर्न कर लोगे तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। डेका, हेक्टो, किलो, 10 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब वहीं पे सब मल्टीपल्स की बात की जाए, सिंपल मल्टीपल्स ये तो यूज किए जा रहे थे लार्जर डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए। जो सब मल्टीपल्स है यूनिट्स की, ऐसा यूनिट्स की, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉलर डिस्टेंसेस, छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो आप इसको भी ऐसे सीरीज में लर्न कर लो, मिली, सेंटी एंड डेसीमीटर, ठीक है। तो मिली में क्या हो रहा है, डेसी, सेंटी एंड मिलीमीटर, ऐसे आप लर्न कर लो। तो आपको क्या होगा, 10 10 का इसमें भी इंटू हो रहा है। 1 मीटर अब इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अभी ऊपर पढ़ाया, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के, और अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 इंटू 10 1000 मिलीमीटर। तो इनडायरेक्टली 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो आप इसको किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो जैसे आपको सुटेबल हो, पर आपको लर्न तो चीजें करनी पड़ेंगी, ओके। So making measurement of a length, in making measurement of length of an object, we should follow the following procedure. तो किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए हमें कुछ चीजें, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहली बात तो
जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मतलब मेजर करने हैं, तो जो हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट उसको एक प्रॉपर वे में रखना भी काफी जरूरी है। तो देखो, मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड। तो जब हम किसी लेंथ को मेजर करना हो, तो कोई लोग ना देखोगे आप ऐसे टेढ़ा स्केल रख देते हैं, नहीं, इसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तभी आपकी मेजरमेंट क्या आएगी, बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, तो आपको स्केल को इन कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना है, बिल्कुल टच करके अलोंग इट्स लेंथ, और स्ट्रेट स्केल रखना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ या करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ which is to be measured. Okay, which you want to measure, you can place the scale along the length. Next we will talk about the measurement with the scale with broken ends. तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। पहली बात तो अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम जीरो मार्क। अच्छा, इसमें एक चीज और नोटिस करो कि जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो ना, तो आपका स्केल ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। आपको मेजरमेंट मतलब कभी भी जीरो मार्क से अवॉइड करनी चाहिए मेजरमेंट्स लेना। यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल which says like 1.0 centimeter. Subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, तो देखो इसमें क्या बोला जाता है कि मान लो आपका स्केल ब्रोकन है, ब्रोकन एंड है, तो आप क्या इसमें आपको क्या करना चाहिए, जब कोई स्केल आपका ब्रोकन एंड का हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए जीरो मार्क से मेजरमेंट लेना। ठीक है, नॉर्मली स्केल जो उनको ब्रोकन एंड नहीं होते हैं, उसके तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो उसको मेज़र करना ईज़ी होता है। अगर ब्रोकन एंड्स है तो आपको ज़ीरो मार्क से अवॉइड करना चाहिए मेज़रमेंट्स लेना। यूज़ आपको कोई फुल मार्क ऑफ द स्केल यूज़ करना चाहिए, जैसे 1 सेंटीमीटर का। सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो जो मार्क है वहाँ से लेके जो दूसरे एंड तक की जो रीडिंग है, वहाँ से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों की रीडिंग को। एंड जो रीडिंग हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या बता रखा है, फिगर 10.3, द रीडिंग एट द स्टार्टिंग मार्क। अच्छा, ये देखो इसमें बता रखा है आपको कि पहली बात तो जीरो से इसमें अवॉइड किया गया है। इसमें कहाँ से चीजें ले गई है, वन से आपका मेजर करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और वन एक जगह पे वन है और दूसरी जगह पे एक क्या है, 6.5 सेंटीमीटर है। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदर एंड पे देखो 6.5 है, एक एंड पे वन है, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपकी लेंथ आती है वही क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्केल विद अ ब्रोकन एंड। एंड वी शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क। तो ये काफी अच्छे से आपको इसमें बता रखा है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग मेजरमेंट। तो किसी भी मेजरमेंट, किसी भी चीजों को नापने के लिए आई की करेक्ट पोजीशन भी काफी जरूरी है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज सोन इन 10 पॉइंट फिगर। अच्छा, कभी आप देखोगे मतलब कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो ना, तो आपकी आईज बिल्कुल उसके एग्जैक्टली उस पॉइंट के अबव होनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको लेफ्ट साइड से देखोगे या राइट साइड से देखोगे ना, तो चीजें डिफरेंट आपको मेजरमेंट दिखाई देगी, अलग अलग वैल्यूज दिखाई देगी। तो जो करेक्ट मेथड होता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, वहां पर मतलब उस टाइम पर आपकी आई की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। आई होप इट्स क्लियर ना। तो इसमें तीन पोजीशन दी गई है, पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन पोजीशन सी, और ये आइस की पोजीशन है। तो करेक्ट, अभी मान लो इसका आपको लेंथ देखना है फर्स्ट एंड का, एंड दैट इज योर अदर एंड। तो आपको फर्स्ट प्लेस का इधर का एंड का मेजरमेंट देखना है कि इस स्केल में क्या पोजीशन हो रही है। तो आपकी जो आईज है ना, बिल्कुल इस पॉइंट के अबव होनी चाहिए, दैट इज ए पोजीशन। अगर आप उसको लेफ्ट या राइट से देखोगे तो आपको वैल्यूज गलत मिलेंगी, वही चीजें बता रखी हैं। एंड बी एंड सी आर द रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई एंड ए इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। So this is the position of the eye required for the proper reading of the scale. I hope it's clear now. Next आपकी एक चीज इसमें और आती है जिसे हम लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। तो इसको जानने से पहले आप पहले समझ लो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से सुनना। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। क्या बोला मैंने,
स्मॉलेस्ट डिवीजन की जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करेंगे उनके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको इसी स्केल के एग्जांपल से सिखा देती हूँ, या आपके घर में भी कोई स्केल पड़ा होगा आप उसको ले लेना, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको जब मेजर्स बताया था, यूनिट बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर। तो मान लो ये आपका सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक स्केल है। अब इसमें आप देखोगे तो ये 0 है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? 1 है, और उसके बीच में टोटल डिवीजन्स कितनी है? 10 है। तो ये सेंटीमीटर स्केल है, तो यहाँ से आपको ये तो पता चल जा रहा है ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर है। पर इसमें जो स्मॉलेस्ट छोटी-छोटी डिवीजन्स है, ये पता चल रहा है कि कितना डिवीजन है। तो इसी चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लीस्ट काउंट का यूज करते हैं। तो जब भी 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन होती है एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो इससे क्या पता चला कि इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है? एक लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो लीस्ट काउंट का हम इसीलिए यूज करते हैं कि एक स्केल है, it is marked in centimeter and millimeter. With the scales of this kind, we can measure correctly up to 1 millimeter, and that is 1/10 of a centimeter. This is called the least count of a 15 सेंटीमीटर स्केल। तो आपके पास जनरली आप देखोगे 15 सेंटीमीटर का ना एक स्केल होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट डिवीजन को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो स्मॉलेस्ट इसमें 1 सेंटीमीटर था एंड 1 सेंटीमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 10 है। तो 1/10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये एक छोटी लाइन का आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही लीस्ट काउंट का मतलब होता है, ठीक है। इसी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो मान लो अगर मुझे कभी इसका मेजरमेंट देखना पड़े, तो ये क्या है? 2 है एंड 2.1 2.3 2.4 2.5 सेंटीमीटर है। एंड इसमें जो स्मॉलेस्ट वन लाइन है ये किसको बता रही है? 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? ये 1 मिलीमीटर को बता रही है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं किसी भी स्केल। 15 सेंटीमीटर के स्केल का ये लिस्ट काउंट है। डिफरेंट स्केल का डिफरेंट लिस्ट काउंट होता है। सारी चीजें ना आपके स्मॉलेस्ट डिवीजन और उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? 1/10 इज 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर को हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट या तो 1 मिलीमीटर कह सकते हो आप, या 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1/10 को 0.1 भी कह सकते हैं। तो आई होप लीस्ट काउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट इज द डिवीजन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि अगर हमें कर्व लाइन की मेजरमेंट करनी हो तो हम स्ट्रेट स्केल का यूज करके या मीटर स्केल का यूज करके नहीं यूज कर सकते। हम उसके लिए हम थ्रेड का यूज करते हैं या मेजरिंग टेप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको ना मोशन के टाइप्स बता रखे हैं और ये चीजें बता रखी हैं, कुछ कीवर्ड्स बता रखे हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था, वही चीजें हैं। अब मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मोशन क्या होता है? एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है जो कि मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अपना प्लेस चेंज करती है विद द चेंजिंग टाइम। तो क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है कि वो किस स्टेट में है, उसकी स्टेट क्या है इन विच दे आर मूविंग, जहाँ पे वो अपना प्लेस चेंज करती है विद द चेंजिंग टाइम। अच्छा, रेस्ट क्या होता है? ये क्या होता है? ऑल द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन मोशन। कोई जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है तो वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में, मतलब रुका हुआ है। अगर वो रुका हुआ है तो चेंजिंग टाइम के साथ, मतलब टाइम बदल रहा है तो उसके साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। तो ऐसे हम इसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट मोशन कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है, मोशन नहीं, रेस्ट में कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको 4 तरीके के मोशन बताए थे। रेक्टिलिनियर मोशन, वेट इसमें नहीं है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन। तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करती है अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ कैसा, उसके मोशन का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, रेक्टिलिनियर में आ गया। सर्कुलर में आपका
जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसका मोशन कहाँ है, सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैन का मोशन हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई स्टोन को हमने टाई कर रखा है, बांध रखा है थ्रेड से और फिर उसको घुमा रहे हैं, तो वो भी क्या है, प्रॉपर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ के अराउंड उसका मोशन हो रहा है। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन क्या होता है, स्पिनिंग टॉप, जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अबाउट मूव करे तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और एक आपका होता है पीरियोडिक मोशन, जो मोशन रिपीट करती है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज आपका सॉरी पीरियोडिक मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड हेयर अवर चैप्टर फिनिश, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस notes for this lecture or any other subject, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up yourself. You will get all the lecture notes easily, and if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.